जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके समक्ष भारतीय भूगोल के सामान्य अध्ययन का विषय चल रहा है। सामान्य अध्ययन का अगर मैं बात करूं तो 100 प्रश्नों के अंतर्गत सामान्य अध्ययन भी आते हैं, जिसके छोटे छोटे खंड होते हैं पीटी के आपके क्लासेस में। तो याद रखना है कि बहुत सारे खंड में हम लोग पढ़ेंगे। और जब भी सामान्य अध्ययन की बात की जाती है तो जनरल स्टडीज में आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब आते हैं। लेकिन आज का खंड जो है वो भारतीय भूगोल बाय अंकेश सर के द्वारा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भारत का मानचित्र है, ये भारत का मानचित्र है। और भारत के मानचित्र में आज हम लोग जिसका वर्णन करने वाले हैं वो है, याद रखना है वो क्या है, तो वो है साथियों आपका कि क्या क्या दो क्या एक देश में क्या एक देश में अनेकों अनेकों समय मानक रेखाएं हो सकते हैं। समय मानक रेखाएं रेखाएं हो सकते हैं हो सकते हैं। तो याद रखना है। तो हाँ, हाँ, किंतु इसके भी कुछ नियम हैं। किंतु इसके भी कुछ नियम हैं। इसके भी कुछ नियम हैं। नियम क्या है? दो समय मानक रेखाओं के बीच में, याद रखना है, दो समय दो समय मानक रेखाओं के बीच में, याद रखिएगा साथियों, दो समय मानक रेखाओं के बीच में, दो समय मानक रेखाओं के बीच में रेखाओं के बीच में, याद रखना है, बीच में 7 डिग्री 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। का अंतर होना चाहिए। होना चाहिए कम से कम। कम से कम। तो याद रखना है, दो देशांतरों के बीच समय मानक के लिए 7 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 7 डिग्री बराबर 28 मिनट हुआ। और हाफ डिग्री बराबर 2 मिनट हुआ। यानी कि दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग 30 मिनट की होनी चाहिए समय मानक रेखा के लिए। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग 30 मिनट होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं भारत का तटीय सीमा, भूमि सीमा। यानी कि भारत का भूमि सीमा पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो याद रखना है, अब हम लोग का टॉपिक किस पर होगा, तो हम लोग का बहुत ही शानदार टॉपिक अब होने वाला है भारत का समय। तो याद रखना है, भारत की सीमा रेखा, भारत की सीमा रेखा। तो भारत की सीमा रेखा यानी कि बाउंड्रीज, ठीक है ना। प्लीज यहां सभी लोग फोकस करिएगा। बहुत ही शानदार क्लास। तो याद रखना है, भारतीय सीमा जो है, भारतीय सीमा जो है ये दो भागों में बटी हुई है। एक है आपकी भूमि सीमा, याद रखना है, एक है भूमि सीमा, एक है भूमि सीमा। और दूसरी है साथियों आपकी, याद रखना है, दूसरी है आपकी तटीय सीमा। तटीय सीमा, एक भूमि सीमा है और एक तटीय सीमा है। अगर मैं बात करूं कि भूमि सीमा किसे कहते हैं, तो लैंड बाउंड्री को कहते हैं। और लैंड बाउंड्री कितना है, 15,200 किलोमीटर। सात देशों से, 7 देशों से होता है, 7 देशों से सीमा बनता है भारत का। सीमा है भूमि का, याद रखना है, भूमि का।
सबसे लंबा किसके साथ है? सबसे लंबा, तो सबसे लंबा बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा भूमि सीमा, तो सबसे छोटा भूमि सीमा जो है, भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाता है। सबसे लंबा बांग्लादेश के साथ, याद रखना है, सबसे लंबा भूमि सीमा जो है किसके साथ? भूमि सीमा, तो याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश, बांग्लादेश और सबसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, सबसे छोटा अफगानिस्तान। अगर मैं तटीय सीमा की बात करूं तो मुख्य भारत का तटीय सीमा कितना है? तो मुख्य भारत की तटीय सीमा, तटीय सीमा जो है याद रखना है वो है 6100 किलोमीटर। और कुल भारत का याद रखना है, कुल भारत का कितना हो जाएगा? कुल भारत का 7516.6 किलोमीटर, जिसे हम लोग 7517 किलोमीटर कहते हैं। क्लियर है? ये भारत का भूमि सीमा है, सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा। ये भारत का भूमि सीमा है। ये भारत का भूमि सीमा है। और अगला है हमारा भारत का तटीय सीमा, तो ये तटीय सीमा है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये है आपका तटीय सीमा। ये क्या है? तटीय सीमा। क्लियर है? इसमें आपके अंडमान निकोबार भी आ जाएंगे, अंडमान निकोबार। इसमें आपके लक्षद्वीप भी आ जाएंगे, लक्षद्वीप। और साथ में ये पूरा भारत भी आ जाएगा, याद रखना है, साथ में ये पूरा भारत आ जाएगा। इसे कहते हैं मुख्य भारत, इसे हम लोग मुख्य भारत कहते हैं, यानी कि मेनलैंड है ये, मुख्य भारत मेनलैंड है। क्लियर है? अब यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा कि भूमि सीमा की अगर बात मैं करूं तो इसके बाद जो है आपका एक बहुत ही प्रबल क्वेश्चन बनता है कि भूमि सीमा कौन सा कितना देश बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं देशों की बात करूं तो सबसे लंबा जो है भूमि सीमा किसके साथ बनता है? तो सबसे लंबा भूमि सीमा जो है भारत बांग्लादेश के साथ। तो सबसे लंबा, सबसे लंबा भूमि सीमा, सबसे लंबा भूमि सीमा। अगर मैं बात करूं दूसरा सबसे लंबा भूमि सीमा कौन है, तो दूसरा सेकंड नंबर पर आता है भारत और चीन। तो सेकंड नंबर पर भूमि सीमा में भारत और चीन, तीसरे नंबर पर भारत और पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर भारत और पाकिस्तान। चौथे नंबर पर याद रखना है, चौथे नंबर पर आपका हो जाएगा भारत और नेपाल। तो भारत नेपाल जो है साथियों आपका चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर याद रखना है। पांचवें नंबर पर भारत और म्यांमार है, भारत और म्यांमार जो है याद रखना है पांचवें नंबर पर है, फिफ्थ नंबर पर है। और छठे नंबर पर याद रखना है, और छठे नंबर पर भारत और भूटान है, भारत भूटान, भारत भूटान छठे नंबर पर है। और सबसे छोटा है, सबसे छोटा भारत और अफगानिस्तान,
भारत और अफगानिस्तान सबसे छोटा 7वें नंबर पर है, याद रखना है, सबसे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है ना। भारत और अफगानिस्तान सबसे छोटा है, क्लियर है। भारत और अफगानिस्तान सबसे छोटा है। चलिए, तो ये भारत की भूमि सीमा है, भारत की ये भूमि सीमा है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ध्यान से, ये तटीय सीमा है, ये भारत का, ये भारत का तटीय सीमा है। ये भारत का क्या है तो याद रखना है, ये भारत का तटीय सीमा है, तटीय सीमा है। ये मुख्य भारत है, याद रखना है, मेनलैंड है। मेनलैंड यानी कि इसे कहते हैं मुख्य भारत। और मुख्य भारत में लगभग 1 2 3 4 4 राज्य इधर, 1 2 3 4 और 5 राज्य इधर। यानी कि याद रखना है, अरब सागर के साथ, अरब सागर के साथ जो है 5 राज्य, 5 राज्य सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। और बंगाल की खाड़ी के साथ, बंगाल की खाड़ी के साथ 4 राज्य। यानी कि कुल कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं तो याद रखना है, नोट करके मैं यहां लिख दे रहा हूं, कुल 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है ना, कुल 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, और 4 केंद्र शासित प्रदेश, और 4 यूटी, और 4 यूटी तटीय सीमा बनाते हैं। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश आपका तटीय सीमा बनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो क्या है, तो चलिए उस पर गंभीर चर्चा कर लेते हैं। तो कौन से देश के साथ भूमि सीमा, ये किसका बात हो रहा है, ये भूमि सीमा का बात हो रहा है, भूमि सीमा। तो ये भूमि सीमा है। तो कौन से देश के साथ कैसा भूमि सीमा है आप देख सकते हैं। सबसे लंबा जो है, लॉन्गेस्ट, बांग्लादेश के साथ है। सबसे लंबा किसके साथ है, सबसे लंबा बांग्लादेश के साथ, लैंड बाउंड्री, यानी कि भूमि सीमा। क्लियर है। तो सबसे लंबा किसके साथ है, तो लॉन्गेस्ट, और ये है आपका स्मॉलेस्ट।
क्लियर है। अब आते हैं तटीय में। अब आते हैं तटीय में, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहां कि ये भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा तट जो है, लंबा तटीय सीमा, तटीय सीमा किसके साथ बनता है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा तटीय सीमा किसके साथ बनता है? गुजरात के साथ बनता है। याद रखना है 1214.7 किलोमीटर। तो ये पहला नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पर 973 के साथ आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे लंबा है, दूसरा लंबा। और तीसरा लंबा है, याद रखना है, तमिलनाडु। तमिलनाडु तीसरा लंबा। याद रखना है लक्षद्वीप का कितना है? 132 किलोमीटर सीमा। क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटा गोवा का, गोवा का सबसे छोटा सीमा, गोवा का सबसे छोटा सीमा है तटीय सीमा। क्लियर है। सबसे छोटा सीमा है तटीय सीमा, याद रखना है, सबसे छोटा सीमा है तटीय सीमा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं यहां, अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब आते हैं विवादित क्षेत्र में। सभी लोग यहां ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं विवादित क्षेत्र में। तो विवादित क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो भारत का ये वाला जो खंड है, भारत का ये वाला जो खंड है, ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है। मैं पहले भी बताया था, अक्साई चीन है, अक्साई चीन। और अक्साई चीन वाला हिस्सा ये विवादित क्षेत्र है। और यहीं पर लाइन खींचा हुआ है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ। तो क्वेश्चन आता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके साथ बनता है? तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ बनता है। किसके साथ बनता है? चाइना के साथ बनता है, याद रखना है। दूसरे तरफ अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला हिस्सा तो LAC है, याद रखना है LAC। इसे हम लोग लीस्ट कंट्रोवर्शियल एरिया LAC कहते हैं। और ये वाला एरिया जो है मैकमोहन रेखा कहते हैं, इसे हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ है। किसके साथ है? भारत और चीन के साथ है। और किसके ऊपर है? अरुणाचल। और ये भी एक भारतीय चीन के साथ सीमा बनाता है, चीन के साथ सीमा। तो ये सारे आपके याद रखें, ये सिक्किम के साथ सीमा है, सिक्किम के साथ विवाद चलता है हमेशा। ये आपका याद रखना है लद्दाख के साथ विवाद चलता है, लद्दाख श्रेणी के साथ विवाद चलता है। और ये वाला जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ विवाद चलता है।
तो ये कुछ मिलाकर के चीन का जो है वो विवादित क्षेत्र है, भारत के साथ विवादित क्षेत्र है। लेकिन अगर मैं बात करूं मानचित्र की, तो आप देख सकते हैं कि ये जो अरुणाचल वाला एरिया है, अरुणाचल वाला जो एरिया है, अरुणाचल वाला जो एरिया है, याद रखना है ये आपका विवादित क्षेत्र है, याद रखना है ये अरुणाचल वाला एरिया ये विवादित क्षेत्र है। और मैकमोहन का जो रेखा है वो चीन एक्सेप्ट नहीं करता है। भारत जो है मैकमोहन रेखा को मानता है, लेकिन चीन जो है वो मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। अगर मैं बात करूं रैडक्लिफ रेखा, तो रैडक्लिफ रेखा के अनुसार याद रखना है, रैडक्लिफ रेखा के अनुसार जो है आपका जो भाग है ये होना चाहिए था। तो रैडक्लिफ रेखा क्या खींचा गया था, तो याद रखना है रैडक्लिफ रेखा जो है मुख्यतः ये वाला भाग खींचा गया था, रैडक्लिफ रेखा, ये वाला भाग जो है रैडक्लिफ रेखा खींचा गया था, याद रखना है रैडक्लिफ रेखा, रैडक्लिफ, सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा 1947 में खींचा गया था। लेकिन बाद में 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक फिर से विवादित रेखा खींचा गया, जिसका नाम था, इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था साथियों, इसका नाम था LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यही वो एरिया है जहां तक पाकिस्तान जो है ऑक्यूपाइड है अभी तक, POK कहलाता है। तो ये पूरा इस लाइन के इस तरफ पूरा POK है, ये भी POK है, और ये तरफ जो है ये भारत का भाग है, ये भारत का हिस्सा है। ऑपरेशन मेघदूत से सियाचिन को जीता गया था, याद रखना है सियाचिन को ऑपरेशन मेघदूत से जीता गया था, तो ये सियाचिन है। और सियाचिन को याद रखना है, सियाचिन को ऑपरेशन मेघदूत से जीता गया था, ऑपरेशन मेघदूत से जीता गया था, ऑपरेशन मेघदूत से जीता गया था, ऑपरेशन मेघदूत से जीता गया था सियाचिन को। ये वाला हिस्सा चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, COK है, COK चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, याद रखना है। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन इसको कहते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन। और POK क्वेश्चन आ सकता है कि LOC कब खींचा गया था, तो 1949 में खींचा गया था। अब हाल में ही विवाद चल रहा है जिस पर हमारे गृह मंत्रालय ने भी जवाब दिया था और रक्षा मंत्रालय ने भी जवाब दिया था कि सुधर जाओ, नहीं तो फिर पुरकस्त जो है आपके उपाय लगा दिया जाएगा। तो रक्षा मंत्रालय ने आखिर ऐसी विवादित बात जो है किस पर कही थी, तो याद रखना है पाकिस्तान को कही थी कि सुधर जाओ, तुम्हारा नियत जो है साफ साफ दिख रहा है। और ये कहा गया था सर क्रिक वाला क्षेत्र पे। कौन सा, तो सर क्रिक है क्या, तो आपको मैं बता देता हूं। सर क्रिक एक विवादित क्षेत्र है, देख सकते हैं आप, ये वाला जो हिस्सा है वो सर क्रिक है। और सर क्रिक जो विवादित क्षेत्र है ये आपके, ये भारत जो है, भारत, ये लाल वाला रेखा जो है भारत मानता है सीमा, भारत सीमा मानता है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि वो ये हरा वाला रेखा को अपना सीमा मानता है, ये हरा वाला रेखा को सीमा मानता है। और यही विवाद का घर है। यानी कि अगर साधारण शब्दों में बताऊं तो भारत का कहना है कि मान लो एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ भारत है। तो अगर सिंपल सा बात में अगर मैं बताऊं कि मान लो कि ये दोनों के बीच में नदी है, ये दोनों के बीच में नदी है, ये दोनों के बीच में नदी है, तो पाकिस्तान का क्या कहना है और भारत का क्या कहना है, यही आप समझ लोगे। और ये है मान लो सर क्रिक, ये है सर क्रिक। तो पाकिस्तान का कहना है, पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान का जो बाउंड्री है वो यहां से आता है, ये पाकिस्तान का बाउंड्री ये, यानी कि इस लाइन से सब कुछ पाकिस्तान का, ये पूरा पाकिस्तान का है, ठीक है ना, ये पूरा पाकिस्तान का है। लेकिन भारत का कहना है कि अगर बीच में पानी है तो आधा पानी तुम्हारा होगा, आधा पानी मेरा होगा, पूरा का पूरा पानी कैसे ले सकते हो। तो भारत का जो है ये रेखा भारत कहता है, भारत इस रेखा को मानते हैं, पाकिस्तान इस रेखा को मानता है, यही विवाद का चल है। और नेचुरल सी बात है, अगर बीच में जल है तो जल किसी एक का हो ही नहीं सकता है, दोनों का पूरा अधिकार होगा। तो भारत यहां सही है, पाकिस्तान गलत है, याद रखना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है।
तो याद रखिएगा। क्लियर है? अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग। ये आप देख सकते हैं, ये वाला देख सकते हैं, भारत और म्यांमार के बीच हमेशा विवाद में रहता है क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र जो है, क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भारत और म्यांमार के बीच कितने भारतीय राज्य जो है सीमा बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार की अगर मैं बात करूं, भारत और म्यांमार की अगर मैं बात करूं, तो भारत के कुल, याद रखना है, भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ। और ये 4 कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो ईटानगर है, नागालैंड का कैपिटल कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल और ऐजवाल जो है आपका मिजोरम का है, याद रखना है, मिजोरम का ऐजवाल है। तो ये 4 जो है आपकी सीमा बनाते हैं म्यांमार के साथ, जो कि एक विवादित क्षेत्र है। बांग्लादेश के साथ विवादित क्षेत्र जो है मुख्य रूप से जो है अगरतला और त्रिपुरा वाला भाग है, जहां 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, याद रखना है, शून्य रेखा भी इसे कहा जाता है, शून्य रेखा, यानी कि वो लाइन जो भारत और बांग्लादेश को विभाजित करता है, भारत और बांग्लादेश को, इसे हम लोग शून्य रेखा कहते हैं। इसे कौन रेखा कहते हैं? इसे जीरो लाइन कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, जीरो लाइन किसको अलग करता है? तो बांग्लादेश और त्रिपुरा, बांग्लादेश और त्रिपुरा को अलग करता है, अलग करता है, याद रखना है, बांग्लादेश और त्रिपुरा को जीरो लाइन अलग करता है। तो याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश को कौन सा रेखा अलग करता है? तो जीरो रेखा अलग करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो भाग है ये आपका पाक जल संधि है, याद रखना है, पाक जल संधि, आप नाम सुने होंगे, पाक जल संधि, पाक जल संधि। और इधर है मन्नार की खाड़ी, याद रखना है, मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। और ये है आपका रामेश्वरम, ये है आपका रामेश्वरम है, याद रखना है, रामेश्वरम है, रामेश्वरम। और ये है एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज जिसे हम लोग राम सेतु भी कहते हैं, एडम्स ब्रिज है जिसे हम लोग राम सेतु भी कहते हैं, राम सेतु भी कहते हैं। यहां एक क्वेश्चन आता है कि भारत का धनुषकोटी से लेकर के श्रीलंका तक की दूरी क्या है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, याद रखना है, धनुषकोटी, धनुषकोटी से, याद रखना है, श्रीलंका, धनुषकोटी से श्रीलंका जो है, धनुषकोटी से श्रीलंका जो है, याद रखना है, धनुषकोटी से श्रीलंका जो है वो कितनी दूरी पे है? तो याद रखना है, इस दूरी का क्या मापदंड हो जाएगा? 24 किलोमीटर। याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 किलोमीटर। तो धनुषकोटी से श्रीलंका, भारत का धनुषकोटी से श्रीलंका की दूरी, याद रखना है, दूरी कितनी है? तो दूरी 24 किलोमीटर है। SCERT का आंकड़ा है, SCERT, SCERT में आपको पाया जाएगा। क्लियर है? 24 है, 34 नहीं है, ठीक है ना, 24 किलोमीटर है, ठीक है। क्लियर है? 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर, ठीक है ना। देख सकते हैं यही वाला भाग है श्रीलंका, ये वाला हिस्सा केप कोमोरिन है, केप कोमोरिन यानी कि कन्याकुमारी,
और ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विषुवत रेखा से सबसे नजदीक कौन होगा? तो विषुवत रेखा से सबसे नजदीक जो है, याद रखना है, तमिलनाडु होगा। विषुवत रेखा से सबसे नजदीक तमिलनाडु होगा। भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? तो भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि करता है। ये वाला हिस्सा है, इसी को पाक जल संधि कहते हैं। पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट कहते हैं, याद रखना है। ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को अलग, श्रीलंका को अलग करता है। क्लियर है? उसके अलावा इस तरफ कौन है? मन्नार की खाड़ी है। इस तरफ कौन है? ये मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और परिचय में जो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यानी कि समुद्री कानून के बारे में पढ़ेंगे। समुद्री कानून संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है ना? संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानून के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग यहां देख सकते हैं कि ये भारत है, ये आप देख सकते हैं। और यहां से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील क्या है? तो इसे हम लोग टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, प्रादेशिक सागर कहते हैं। प्रादेशिक सागर या प्रादेशिक जल कहते हैं। फिर याद रखना है यहां से 24 नॉटिकल माइल्स, चौबीस समुद्री मील, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग सन्निहित क्षेत्र कहेंगे। सन्निहित क्षेत्र। और लास्ट है आपका 200 समुद्री मील, दो सौ समुद्री मील, इसे हम लोग विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो ये 3 नियम है समुद्री कानून का। नियम 1, नियम 2 और नियम 3। क्लियर है? तो ये यूएन क्लॉज का नियम है। यूएन क्लॉज का नियम, यूएन क्लॉज का नियम है, समुद्री कानून है। तो आप देख सकते हैं 12 समुद्री मील। अब यहां देख लो, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, नॉटिकल माइल्स को, नॉटिकल माइल्स को
हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में समुद्री मील कहते हैं, समुद्री मील। और 1 नॉटिकल माइल्स का मतलब है समुद्री मील। समुद्री मील इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, याद रखना है। तो क्वेश्चन आ सकता है, भारत का प्रादेशिक सागर कितना किलोमीटर है? भारत का प्रादेशिक सागर जो है, प्रादेशिक सागर 21.9 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर है। क्लियर है? 21.9 किलोमीटर है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि सर ये क्या होता है, सन्निहित क्षेत्र, प्रादेशिक सागर और ये सारी चीजों को एक बार समझा देते तो अच्छा रहता। तो बिल्कुल समझा देंगे, बिल्कुल समझा देंगे। आप देख सकते हैं कि ये भारत है, ठीक है ना, ये भारत है। और अगर मैं बात करूं भारत का, तो ये आपका 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील और 200 समुद्री मील, ठीक है ना। तो ये 12 समुद्री मील है, ये 24 समुद्री मील है और ये 200 समुद्री मील है। और इसके बाद जो है खुला सागर है। ये क्या है? खुला सागर, ओपन सी, अंतरराष्ट्रीय इस्तेमाल के लिए ये पूरा खुला सागर है। इसके बाद 200 समुद्री के बाद विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को इंग्लिश में ईईजेड कहते हैं, ईईजेड कहते हैं। ईईजेड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ईईजेड इसका मतलब होता है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है संसाधनों का दोहन, संसाधनों का दोहन, दोहन करना, ठीक है ना। ये विशिष्ट अधिकार मिलता है उस देश को, एक देश का, एक देश का विशिष्ट अधिकार है, विशिष्ट अधिकार जो कौन दिया है? संयुक्त राष्ट्र दिया है, संयुक्त राष्ट्र दिया है। दूसरा है प्रादेशिक सागर, प्रादेशिक सागर। प्रादेशिक सागर का मतलब क्या होता है? प्रादेशिक सागर का मतलब क्या होता है? टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी। और ये है आपका 21.9 किलोमीटर या 12 नॉटिकल माइल, समुद्री मील। और इसका मतलब होता है आसमान और पानी दोनों में, आसमान और पानी, आसमान और पानी दोनों पर देश का अधिकार, दोनों पर देश का अधिकार, देश का अधिकार, दोनों पर, आसमान और पानी दोनों पर। यानी कि भारत का 12 समुद्री मील तक जल पे भी अधिकार है और आसमान पे भी अधिकार है। कोई भी 12 समुद्री मील यानी कि भारत के तट से 21.9 किलोमीटर तक कोई भी अपना हवाई जहाज भी बिना परमिशन के उड़ा नहीं सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो संयुक्त राष्ट्र के कानूनी नियम के अंतर्गत वो अपराधी माना जाएगा और उस पर देश कोई भी फैसला ले सकता है, उसको मान्य करना होगा। और सन्निहित क्षेत्र का मतलब होता है, याद रखना है, सन्निहित क्षेत्र,
सन्निहित क्षेत्र जो है, सन्निहित क्षेत्र का मतलब होता है कॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस जोन, कॉन्टिगुअस जोन। और ये 24 समुद्री मील नॉटिकल माइल्स है। इसमें केवल जल पर अधिकार है, जल पर अधिकार, आसमान में नहीं, ठीक है ना, केवल जल पर अधिकार। यानी कि टैक्सेशन वगैरह, भारत जो है दूसरे देशों से जो टैक्स वगैरह लेता है, कस्टम ड्यूटी लेता है, कस्टम ड्यूटी, ये सारे 24 समुद्री मील के पास ही लेता है। याद रखना, 24 समुद्री मील के पास ही लेता है। तो 200 समुद्री मील तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। तो यही नियम था। क्लियर है? यही नियम है, यही नियम है, याद रखना है, यही नियम है, याद रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको परिचय में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये भारत का परिचय है, ये भारत का परिचय है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। भारत के परिचय में आप सभी लोगों का बहुत, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई किसी को डाउट नहीं है? वो टेक्निकल एरर होता है, सबके यहाँ जाता है, किसी किसी के यहाँ नहीं पहुंच पाता है, वो नेटवर्क वगैरह के कारण होता है। चलिए, धन्यवाद। तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। सामान्य अध्ययन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। थैंक यू सो मच।